आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले आज की बड़ी खबर की, क्योंकि इसी पर नजर टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के द्वारा जो नया नियम लागू किया गया है उस पर आज सुनवाई करते हुए इस नए नियम पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी भी की है यूजीसी के इस नए नियम पर और रोक लगाते हुए कहा है कि अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और तब तक 2012 का जो नियम है वही लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है। विशेषज्ञों को भाषा और भी स्पष्ट करने के लिए कहा है। फिलहाल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 2012 के पुराने रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे। अब इस पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी इक्विटी एक्ट 2026 पर कोर्ट की रोक से देश भर में चल रहे विरोध के बीच एक खुशी की लहर भी आई है उन लोगों में जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, शिक्षण संस्थाओं में। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो नया नियम यूजीसी का आया था, जिसमें जातिगत भेदभाव को रोकने का बताया गया था कि ये लक्ष्य रहेगा कि जातिगत भेदभाव को रोका जाएगा और इसीलिए यह नया नियम लागू किया जा रहा है। इस पर विरोध हो रहा था। यूजीसी के उस नए कानून को एक तरफा बताया जा रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इसे काला कानून बताते हुए अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया और उसके बाद से इस मामले पर और भी विरोध तेज हो गए। वहीं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन लोगों ने आंदोलन को तेज करने की धमकी भी दी थी। 13 जनवरी को इसे लागू किया गया था और उसके बाद से ही विरोध लगातार जारी है। मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई में आज रोक लगा दी है, इस पर स्टे किया है। 2012 का नियम लागू रहेगा और 19 मार्च को अब इस पर अगली सुनवाई होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और यूजीसी के इस नए नियम को लेकर हम आपको ये बता दें कि जो तल्ख टिप्पणी आज कोर्ट की तरफ से आई है उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन लोगों के बीच से जो लोग इस आंदोलन इसका विरोध कर रहे थे। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनुराग, जरा बताइए, क्योंकि लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश का और वहाँ की यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट्स भी सड़क पर थे, कॉलेजेस की स्टूडेंट्स भी सड़क पर थे यूजीसी के इस नए नियम के खिलाफ, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल रोक लगाई है। क्या अब छात्र संतुष्ट हैं फिलहाल और अपने आंदोलन को उन लोगों ने स्थगित किया है या आंदोलन अभी भी उनका जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? जी आनंद जी, बिल्कुल। देखिए, लखनऊ में भी जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र जो है वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। जिस दिन छात्रों ने प्रोटेस्ट किया उस दिन करणी सेना ने भी किया। देखिए, तमाम पहलू रहे हैं। एक पहलू ये भी था कि जैसे ही ये बिल की बात आगे बढ़ी तो अलंकार अग्निहोत्री बरेली में अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे देते हैं। उस पर भी राजनीति होती है, तमाम बातें होती हैं और रात में वो बड़े बड़े आरोप भी लगाते हैं। उनका कहना था बरेली डीएम ने मुझे अपनी कैद में रखा, लखनऊ से फ़ोन आया, और तमाम बातें वो करते नजर आए। प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था और एलयू भी उसमें से एक नाम था जहां पर छात्र बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ में जो संगठन है, फिर वो चाहे ब्राह्मण महासभा हो, ब्राह्मण परिवार हो या फिर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, सबने ऐलान कर दिया था कि देखिए अब सड़कों पर जाएंगे और सड़कों प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। देखने को भी मिला था आनंद जी। और इस बीच देखिए, एलयू की अगर बात करूँ तो लखनऊ में एलयू वो जगह थी जहां पर छात्रों का जो प्रोटेस्ट था वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था। देखिए, यूजीसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट को रिव्यू करने के लिए कह दिया है, रोक लगाई है अपनी बात पर, उन्होंने इस बात को मेंशन किया है। मेरे साथ देखिए, मेरे पीछे फ्रेम में आपको छात्र नजर आ रहे होंगे। ये कितने संतुष्ट हैं या फिर नहीं, इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? नवनीत रंजन मिश्रा नाम है, लखनऊ विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो यूजीसी ने कह दिया कि वहाँ पर आप ड्राफ्ट को अपने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माफ़ कीजिए, यूजीसी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है मन में, अब क्या आपका कहना? देखिए, हम सभी छात्र, पूरा छात्र समाज, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ये स्टे लाया गया है यूजीसी के रेगुलेशन पे, जो नई गाइडलाइन थी,
इसका हम लोग हृदय की सीम गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लगातार 25 तारीख से ही लखनऊ विश्वविद्यालय का एक एक छात्र इस लाए गए नई गाइडलाइन के खिलाफ हो चुका था, सड़क पे उतर चुका था, आंदोलन करने के लिए बाध्य हो चुका था। लेकिन आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश आया या उस पर रोक लगाने का जब हम लोग को खबर आया तो एक खुशी का लहर दौड़ गई और मिठाइयाँ बांट करके हमने उसका जश्न मनाया। लेकिन फिर भी अभी भी ये हम लोग मानते हैं कि हमारी आंशिक जीत है, अभी पूर्ण रूपेण इस पर एक विराम नहीं लगा है। और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करूँगा कि भारत सरकार के माननीय HRD मिनिस्टर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं आएँ और इस बिल के खिलाफ में एक वो अपना विज्ञप्ति जारी करें ताकि हम सभी को संतोष मिले। जी एक बात बताइए, देखिए एलयू में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था इस दौरान। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी क्या आगे भी हमको ये तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं या फिर नहीं? निश्चित रूप से बिल्कुल, क्योंकि यह मामला अपने आप में इस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। अभी ये तो अंतरिम सुनवाई है ना, अभी तो अंतिम फैसला आना बाकी है। अगर किसी प्रकार का कोई असंतोषजनक फैसला आता है या किसी प्रकार की कोई ऐसी बीच में घटना होती है जिससे फिर से हम लोगों के अंदर असंतोष व्याप्त हो तो फिर से हम सड़क पर आने का काम करेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि समाजवाद के प्रबल प्रवर्तक ने कहा था, लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और सड़कें सुनसान नहीं होने देंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय का एक गौरवमयी अपने आप में परंपरा रहा है, एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि जब जब सत्ता का सिंहासन अपने आप में मातंड होता है, जब जब अहंकारी शक्तियां लगता है कि हम ही सर्वोच्च हो गए हैं, तब तब छात्रों ने इस सिंहासन को हिलाने का कार्य किया है और लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूरे भारत को ये दिखाने का काम किया है। अभी तो खुश होंगे, अभी तो स्टे आ गया। देखिए खुशी क्या मतलब, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है जो कि 19 मार्च को आना है। पहले हम आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जो ये अभी आज इस पे रोक लगाई गई है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि UGC बोर्ड जो है वो हमारे आपसी भाईचारे की बंटवारे की फरमान लेकर आया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाते हुए इसको रोक लगाया है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि भेदभाव जो है वो होता होगा इसलिए ये फैसला आया होगा? ऐसा कुछ आपने इस विषय पे नहीं सोचा? आप तो अपनी बात रख रहे थे, चलिए वो तो जायज़ है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी तो सोच सकते हैं ना आप। भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप आइए, कभी हॉस्टल में रहिए, हमारे साथ लाइब्रेरी में आइए, क्लासों में आइए, हम लोग एक साथ बैठकर नोट्स शेयर करते हैं, एक साथ बैठकर असाइनमेंट बनाते हैं। एक थाली में, इस थाली में आज कौन खाया, कल कौन खाया, इसका कोई वो मतलब प्रमाण नहीं होता है। उसी थाली में, एक ही थाली में खाने के बैठते हैं। कैंटीन में एक प्लेट में 4 चम्मच लगा खाने का काम करते हैं हम लोग। अगर किसी हमारे भाई बंधु चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसका अगर तबीयत खराब होता है तो उसका हाथ पैर दबाने का काम करते हैं, सर में तिल लगाने का काम करते हैं। तो ये कहाँ विभिन्नता है? इसी भाईचारा को तो बांटना चाहती थी UGC, जो कि जिस पे अभी रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको हम लोग आगे लागू भी नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। ठीक है, आपके पास आते हैं अनुराग, अभी आते हैं जरा कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा वहां पर क्या रिएक्शन है उनका भी ले लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। कौस्तुभ, जरा बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए का इंतज़ार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के ही फेवर में आज एक निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। खुश हैं ये लोग? आंदोलन इन लोगों का स्थगित है या जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए रूल्स पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लगातार जो है UGC के खिलाफ देश के तमाम हिस्सों से प्रोटेस्ट की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने खून से PM को पत्र भी लिखा था। इसके साथ ही कुछ लोगों ने सिर मुंडवाकर भी प्रदर्शन किया था। अब हमारे साथ आज वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने UGC के खिलाफ पहले दिन से ही आवाज बुलंद की थी। हमारे साथ इस वक्त है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री। उन्होंने लगातार जो है कानपुर में इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया और अपनी आवाज जो है बुलंद की। उनसे भी बातचीत करेंगे। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति स्पष्ट है कि जन भावनाओं को देखते हुए और संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कानपुर के बहुत बड़े जनमानस का सवर्ण वर्गों की जन भावनाएं आहत हो रही और कहीं ना कहीं समानता के अधिकार आर्टिकल 14 का हनन भी हो रहा था। इन सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे किया और शायद अगली तारीख को 19 मार्च को लगी है। हम लगातार सरकार से पहले भी मांग कर रहे थे, आगे भी हमारी मांग जारी रहेगी। आज से हमारा आंदोलन मंद पड़ने वाला नहीं है। हमारा आंदोलन और तेजी के साथ, लोगों के एकजुटता के साथ इस विषय पर पहुंचा जब तक समुचित तरीके से। वैसे तो जहां तक हमने जितना अध्ययन किया है
2012 की गाइडलाइन पर्याप्त थी। उसके बाद 13 जनवरी 2026 को जो यूजीसी ने ये नियम थोपे हैं, निश्चित तौर पर सरासर गलत है। हम लोगों की जन भावनाओं को आहत करने वाले हैं और आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने वाले हैं। हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, सरकार से हमारी मांग जारी रहेगी। इस यूजीसी बिल को हम पास नहीं होने देंगे। आगे क्या रणनीति है? आगे लगातार लोगों को जोड़ने पर संसद का सत्र चल रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि हम वो सभा वर्ग है जिससे अपने खून से भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, पर कैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए इस तरीके का बिल कैसे पास हो गया, ये बहुत सोचनीय विषय पूरे सवर्ण समाज के लिए है। बात कोई, क्योंकि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नारा देने वाला, हम सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले दल है। हम राष्ट्रवादी सोच को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रवादी सोच को पुष्पित पल्लित करने वाले दल के कार्यकर्ता हैं। अगर उस दल की सरकार होते हुए इस तरीके का अगर निर्णय आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर सोचनीय विषय है, चिंतन का विषय है। हम सब लोग सरकार से अनुरोध मांग जारी रखेंगे कि इस बिल में जो भी उचित संशोधन किए जाए, उचित समीक्षा की जाए और जो समानता का अधिकार का हनन करने वाला बिल है, कहीं भी किसी भी समानता का अधिकार का हनन ना हो और संवैधानिक रूप से व्यवस्थित तरीके से सबकी राय लेके सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बिल पास किया जाए। देखिए, तो आपने सुना कि यहाँ पर कहना है कि लगातार जो है अभी आंदोलन जारी रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया उसके बाद आंदोलन रुका है और इन लोगों में जो है खुशी की लहर है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अभी हम लोग तो इस विषय पर सड़क घेर रहे थे, पुतले फूंक रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अब आगे का विषय ये कि हम लोग जन जागरण करेंगे। जन जागरण करके जब तक इस विषय पर कोई ठोस फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम लोग अपना जन जागरण करते रहेंगे। लोगों से मिलेंगे, सांसदों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे और मुख्यमंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। यह देश में अगर भेदभाव होगा, मनभेद होगा तो हम लोग एक साथ जो कैसे रह पाएंगे। आप देख रहे होंगे जो जिस पार्टी की वजह से ये स्थितियां बनी है, हम ही लोगों की जो है परिश्रम से, खून से, पसीने से यह पार्टी एक सिर्फ बीज था। आज यह पार्टी एक जो है बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, जिसकी जो है छांव में सभी लोग हैं। हमें देखिए कोई समस्या नहीं कि आप जो है पिछड़ों के लिए कुछ करिए, SC ST के लिए कुछ करिए, कुछ अभी उनको आप कहीं पर भी पार्टी में, पदों में, विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाइए, कुछ भी करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई आदेश ला करके समान वर्ग के साथ कोई छल कपट किया जाए। हम लोग अभी आंदोलन में शांत नहीं बैठे हैं। ये है कि इस आंदोलन को उग्र करने की जगह हम लोग इस आंदोलन को जन जागरण के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों तक अपनी बात करेंगे, जिससे कि जो है ये, और इसमें एक बार और आपसे कह देते हैं, इसमें जो ओबीसी वर्ग है वो भी हम लोग के बहुत सारे मित्र हैं, वो सब भी कह रहे हैं कि ये एक तरीके से एक व्यक्ति पर थोपने वाला ये आयोग। ठीक है, आपके पास हम आते हैं कौस्तुभ। अब चूंकि यूजीसी का जो नया कानून है इस पर सुप्रीम कोर्ट की में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर फिलहाल रोक लगा रखी है और इस फैसले के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि सच्चा न्याय वही है जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो और माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून की भाषा और भावना दोनों स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि बात सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि नीयत की भी होती है। उन्होंने जोर देते हुए लिखा कि न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय, न किसी पर जुल्म ज्यादती हो, ना ही नाइंसाफी। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि दोषी बचने न पाए और निर्दोष फंसे नहीं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए कानून पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। यूजीसी के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक जो लगाया है उस फैसले का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसकी सराहना की। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे जो आज आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया गया है उसके बारे में, और जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को उसके बारे में।
स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2026 में जो आज पेश किया गया और निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये लेखा जोखा होता है कि किस धारा में, किस दिशा में हमारी आर्थिक व्यवस्था जा रही है या जाने वाली है। तो उसी को लेकर आज पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। और इसके साथ ही 1 फरवरी को अपना नवा बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जो रिपोर्ट आर्थिक सर्वे का पेश किया गया उसमें देश की अर्थव्यवस्था का पूरा हाल बताया गया है। ग्रोथ, महंगाई, रोजगार, खेती, बैंकिंग, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम आंकड़े इसमें शामिल हैं। और अगर आसान शब्दों में कहें तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है और आगे का रास्ता कितना मजबूत दिख रहा है। संसद में जो आर्थिक समीक्षा पेश की गई है वो देश की तरक्की का पूरा कच्चा चिट्ठा है। और बताया गया है कि हमारा जो फोकस है वो फोकस हमारी टेक्नोलॉजी पर है। और इसी के साथ ही हमारी जो जीडीपी है उसका भी अनुमान लगाया गया है 7.2 अपर रेंज और 6.8 लोअर रेंज। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ लोग भी हैं। अनुराग तिवारी लखनऊ से हैं और कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा इनसे बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण को किस रूप में लोग ले रहे हैं और जो कच्चा चिट्ठा सरकार ने अपना पेश किया है और एक अनुमान बताया है अगले बजट को लेकर, आने वाले दिनों की अर्थव्यवस्था को लेकर, और बजट से किस तरह की उम्मीद लोग लगा रहे हैं। अनुराग, पहले आप बताइए। जी देखिए, बेशक 9 तारीख को निर्मला सीतारमण अपना जो बजट है वो पेश करने वाली हैं देश के नाम। इसके पहले देखिए अब जो लेखा जोखा है आज वो पेश किया गया। और अगर भविष्यात्मक बात करें तो भविष्य में जो सरकार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला कि एआई के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको आगे चल करके जो एनहांस किया जाएगा, एआई का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। और अब दिल्ली में भी देखिए जब बजट आ रहा है तो एआई की बात देखिए उसमें चल रही है। हमारे बिल्कुल, और बिल्कुल इस बार एक खासियत ये भी है अनुराग, एआई की बात आपने की, खासियत इस बार ये भी है कि अलग से चैप्टर एआई का इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें शामिल किया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में नई टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस सरकार का रहेगा। जी हाँ, बात कीजिए आप। जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए एक नया अध्याय जो है वो एआई को लेकर के अब रचने वाली है चैप्टर के तौर पर। देखिए कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। देखिए अब नया बजट जो है वो आपके सामने आने वाला है, निर्मला सीतारमण लाने वाली है। एआई पर बेसिकली जो बहुत फोकस है वो सरकार कर रही है। पूरा चैप्टर एक नया लाना, फोकस होना, टेक्नोलॉजी से किस तरह से जुड़ सकते हैं, तमाम चीज़ें आज लेखा जोखा जो है वो देखिए पेश किया गया है। और एआई इस पे प्रबल दावेदार है। क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से इकोनॉमी देखते हैं, क्या कुछ आपकी भी डिमांड है, क्या कुछ? जी बिल्कुल, एआई पे इकोनॉमी को ज़्यादा बजट, इसका वेटेज ज़्यादा रखना चाहिए। क्योंकि एआई आने के बाद हम जैसे विश्वविद्यालयों में देख सकते हैं, हम छात्रों को बहुत ज़्यादा सुविधा हुआ है एआई आने के बाद। इस पे प्रबल मात्रा से सरकार को काम करना चाहिए, बजट में इसको प्राथमिकता देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप एक छात्र हैं, आपके हिसाब से अब जो बजट पेश होने वाला है क्या कुछ है जो उसमें नया आ सकता है, या फिर एजुकेशन फील्ड में आना चाहिए, या आपकी खुद की एक मांग क्या रहती है? जी हमारी ये मांग है कि इसमें रिसर्च को ज़्यादा फोकस करके बजट को, एआई हो गया, रिसर्च हो गया, क्योंकि देश का भविष्य यही है। राजनीति तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आपके पास रहेगा, अमेरिका देखिए कितना ज़्यादा वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, देश का भविष्य यही तय करेगा, जीडीपी यही बढ़ाएगा। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी हो गया, रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजट को, यही हमारी मांग है। ठीक है, कौस्तुभ का रुख करते हैं कानपुर से। कौस्तुभ, हाँ कौस्तुभ, जरा आप बताइए कि क्या उम्मीदें लोगों की हैं बजट को लेकर और जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको लेकर। कौस्तुभ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। अगर बजट की बात की जाए तो बजट आने के पहले जो मिडिल क्लास है उनको सरकार से खासा उम्मीदें होती हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बजट पास हो जाता है, उसके बाद जो मिडिल क्लास है उसके हाथ कहीं ना कहीं निराशा लगती है। और हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो सरकार से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं। सिर्फ बजट आने वाला है, अब किस तरह का बजट होना चाहिए और क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा है जी। कानपुर उद्योग नगरी है और सबसे ज्यादा कानपुर में मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। तो मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए और उद्योग के लिए
इंडस्ट्रियल एरिया, इनके लिए विशेष ट्रांसपोर्टेशन में जो भी राहत मिल सके व्यापारियों को। और उसके अलावा क्योंकि मध्यम वर्गीय यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था पर यहाँ एक लाला लाजपत राय चिकित्सालय हाईलाइट है, लगभग 6-7 जिलों का लोड जिस पे रहता है, तो चाहेंगे कि सरकार को इसके लिए भी एक विशेष पैकेज प्रोवाइड कराना चाहिए। और जो टैक्स स्लैब है, क्योंकि मध्यम वर्ग को ध्यान में रखे, पिछली बार 12 लाख तक का टैक्स स्लैब था, टैक्स स्लैब को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए जिससे मध्यम वर्ग को राहत पहचान हो सके। किसान, युवा और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बजट होगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इन चीजों पे, तीनों लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कानपुर के लिए उद्योग नगरी है, तो कानपुर को ध्यान में रखते हुए कानपुर जैसे अन्य जिले जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सही हो, औद्योगिक विकास कैसे हो और व्यापारियों को कैसे राहत मिल सके नए बजट में, इन सब चीजों को ध्यान में सरकार को रखना चाहिए। मेरा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुराग आपका भी लखनऊ से बहुत बहुत शुक्रिया। बजट को लेकर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों को अपने चैनल के जरिए हम देश की सरकार तक, वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।